तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने जाना था फ्लूइड के बारे में। तो उसमें हमने जाना था हमारा कौन सा हाइपरटोनिक फ्लूइड है, कौन सा आइसोटोनिक है और कौन सा हाइपोटोनिक है, और उसके यूज के बारे में जाना था। इसमें हम जानेंगे कि जो फ्लूइड होता है हमारा, तो जो हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक फ्लूइड है वो हमारी बॉडी की जो सेल है उस पर क्या इफेक्ट डालेगा। और अगला हम जानेंगे कि हम जो फ्लूइड देते हैं पेशेंट को तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमें पर हावर कितना फ्लूइड देना है। तो सबसे पहले जानेंगे हम हाइपरटोनिक फ्लूइड। तो इसको यदि हम पेशेंट को देंगे तो सेल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यदि हम हाइपरटोनिक फ्लूइड देंगे तो उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड्स के कंसंट्रेशन से ज़्यादा होता है। तो हाइपरटोनिक फ्लूइड देंगे हम तो वाटर का जो मूवमेंट है वो हमारी इंट्रासेल्युलर से एक्स्ट्रा सेल्युलर की तरफ होगा। जो हम हाइपरटोनिक फ्लूइड देंगे तो उसमें क्या होगा, जो हमारी बॉडी का इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड की तरफ मूवमेंट करेगा। तो इसमें क्या होगा, ऐसे पेशेंट को हम ये वाला फ्लूइड देंगे जिसको एडेमा हो गया है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो उनको हम हाइपरटोनिक फ्लूइड देंगे जिससे क्या होगा, हमारी सेल का जो वाटर है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ मूव करेगा, जिससे कि जो हमारी सेल है वो श्रिंक हो जाएगी। अब हम जानेंगे आइसोटोनिक फ्लूइड देंगे तो क्या होगा सेल पे। आइसोटोनिक फ्लूइड का जो कंसंट्रेशन होता है वो हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के कंसंट्रेशन के बराबर होता है, सेम कंसंट्रेशन होता है। तो इस कंडीशन में जो वाटर है उसका मूवमेंट नहीं होगा, जिस सेल पे किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, इसका जो कंसंट्रेशन है वो कम होता है और इंट्रासेलुलर फ्लूइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो उस कंडीशन में जो वाटर का मूवमेंट है वो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ होगा, जिससे क्या होगा, जो वाटर है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में चला जाएगा और हमारी जो सेल है वो स्वेल हो जाएगी। तो ऐसे पेशेंट है जिनमें एडेमा है तो उनमें ऐसा फ्लूइड हाइपोटोनिक वाला नहीं देना है। और जो पेशेंट जिनको डिहाइड्रेशन हो रहा है तो उन कंडीशन में हम ये वाला फ्लूइड दे सकते हैं। दूसरा, अब हम ये जानेंगे कि जो हम पेशेंट को फ्लूइड देते हैं तो उसका हम कैलकुलेशन किस प्रकार से करें। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है 4:2 का 1। तो उस अनुसार हम उस फॉर्मूले के अनुसार हम फ्लूइड का कैलकुलेशन करके पेशेंट को फ्लूइड पर हावरली दे सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम ऐसे पेशेंट जिनका वेट 0 से 10 केजी है तो उनको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से यदि हम 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा 40 ml आ जाएगा। यदि ऐसा पेशेंट है जिनका वेट 10 से 20 केजी के बीच में है तो इस कंडीशन में 10 से 20 के बीच में पेशेंट का वेट 10 केजी होगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 20 ml आ जाएगा। अब ऐसे पेशेंट जिनका वेट 20 केजी से ऊपर है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऐसा पेशेंट है जिसका वज़न 50 केजी है तो उसको हम किस प्रकार से कैलकुलेट करके फ्लूइड देना है उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो इसमें क्या होगा, जो पेशेंट है उसका वेट 10 केजी तक हमारा 40 ml आ गया और 10 से 20 जो हमारा 10 केजी बचा उसमें तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें हमारा जो फ्लूइड है वो 20 ml हो गया। और अब बचा हमारा 30 केजी वेट, 20 से 50 के बीच में 30 केजी वेट, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 30 ml हो गया। इस प्रकार से हम 50 केजी वेट वाले पेशेंट को 90 ml फ्लूइड पर हावरली देंगे।